पहाड़ों की छाया में बसा था गांव शांतावन नाम के उल्टा। गांव में पिछले कुछ हफ्तों से दहशत का साया था। अचानक से गांव वाले लापता होने लगे। सबसे भयानक बात यह थी कि लापता होने से पहले हर किसी को एक खौफनाक सपना आता था। एक घने जंगल और उसके बीचों बीच जलता हुआ रहस्यमयी दीपक। अफवाहों का बाजार गर्म था। कुछ का कहना था कि जंगल में कोई भूत रहता है, कुछ मानते थे कि ये किसी की साजिश है। इसी उलझन में गांव में दाखिल हुए विनय और मरिया, दो युवा आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें पता था कि शांतावन के जंगल में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। उसी मंदिर की खोज में वो लोग निकल पड़े। जंगल घना था, पेड़ों की काली छाएं हर तरफ फैली थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब जाते हैं, सपने जैसा ही माहौल बनता गया। अचानक मरिया चीखी। वो जमीन पर एक टूटा हुआ दीपक देखकर उछल पड़ी, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में दिखता था। पता नहीं कैसे शाम ढल चुकी थी। घबराहट के मारे वो एक पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। तभी अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। वो हंसी दूर ना हुई बल्कि उनके चारों तरफ गूंजने लगी। अचानक आग का एक गोला उनके सामने प्रकट हुआ। उसके अंदर एक धुंधली सी आकृति नजर दे रही थी। डर के मारे विनय बेहोश हो गया। जब उन्हें होश आया तो मरिया गायब थे। सिर्फ जमीन पर खून का एक धब्बा था। गुस्से और डर से भरकर विनय जंगल में मरिया को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद वो प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर जर्जर था, लेकिन उसकी दीवारों पर चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में वही रहस्यमय दीपक बना हुआ था और उसके नीचे अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। विनय को संस्कृत की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने लिखे हुए को पढ़ा। अनंत ज्योति, अनादि शक्ति, बलि मांगे रक्तपात। अब उन्हें सब समझ आ गया कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई कल्ट था जो जंगल में छिपकर इस मंदिर में रहस्यमय अनुष्ठान करता था। उन्होंने मरिया को बचाने के लिए मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का नजारा खौफनाक था। दीवारों पर खून के छींटे थे और बीचों बीच में एक वेदी बनी हुई थी जिस पर मरिया बेहोश पड़ी थी। तभी अंधेरे से आकृतियां निकली। उनके हाथों में खंजर थे। विनय समझ गए थे कि अब लड़ाई का एक ही रास्ता है। विनय ने पुरानी मंदिर की टूटी मूर्ति को उठाकर उन कल्ट आकृतियों की तरफ फेंका। वो बचने के लिए किनारे हुए, जिससे विनय को मरिया के पास पहुंचने का मौका मिल गया। उन्होंने उसे उठाया और मंदिर के पीछे के गुप्त दरवाजे की तरफ भागे जो चित्रों में छुपा हुआ था। दौड़ते हुए विनय ने मरिया को बताया कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक खतरनाक कल्ट है जो यहाँ रहस्यमय अनुष्ठान करता है। वेदी पर खून के छींटे और उनका इतिहास बताता है कि ये लोग बलि देते हैं। गुप्त दरवाजे से वो एक सुरंग में घुसे। सुरंग घुटन देने वाली थी और ना जाने कहां तक जाती थी। मशाल की रोशनी मंदिर के बाहर निकलते ही बुझ गई। अंधेरे में टटोलते हुए वो आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद सुरंग एक कब्रिस्तान में खुल गई। हर तरफ कब्रें थे और उन पर अजीब निशान बने हुए थे। सन्नाटे को चीरते हुए एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। अचानक पीछे से किसी ने विनय को पकड़ लिया। वो चीखा और घूमा। सामने वही खंजर लिए हुए
कल्ट वाले लोग खड़े थे। आगे भी आकृतियां दिखाई दे रहे थे। विनय और मरिया फंस चुके थे, मगर हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मरिया को अपने पीछे छिपा लिया और फिर पास पड़ी एक टूटी हुई खोपड़ी उठा ली। उसी वक्त उन्होंने संस्कृत के उस श्लोक को याद किया जो मंदिर की उस दीवार पर पड़ा था, अनंत ज्योति अनादि शक्ति, बलि मांगे रक्तपात। एक शातिर दिमाग से विनय ने खोपड़ी को हवा में उछाल दिया और चिल्लाया, ये लो तुम्हारी बलि। कल्ट वाले लोग एक पल के लिए चौंक गए। उसी मौके का फायदा उठाकर विनय और मरिया कब्रिस्तान के उस पार भाग निकले। वो दौड़ते रहे, न जाने कितनी देर। उनके पीछे कल्ट के चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रहे थे। आखिरकार हाँफते हुए वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से गांव की रोशनी दूर जगमगा रहे थे। गांव पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना की जानकारी गांव वालों और पुलिस को दी। पुलिस ने जंगल में छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। मंदिर वहीं मौजूद था। वहां पर खून के कई सारे धब्बे थे। पुलिस को उन खून से कई सारे लोगों का डीएनए मिला, करीब 11 से 12 लोगों का। कुछ समय बाद विनय और मरिया को पता चला कि जंगल में कभी एक तांत्रिकों का समूह रहा करता था। उन्हें गांव वालों द्वारा भगा दिया गया था, लेकिन क्या वाकई वो चले गए थे या वो अब भी कहीं छिप कर रह रहे थे? ये सवाल विनय और मरिया के जहन में कहीं न कहीं बना हुआ था। पुलिस की जांच जारी रही, लेकिन पंत का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। शांतावन गांव में कभी कभी अभी भी रात में अजीब सी आहटें सुनाई देती है, जो ग्रामीणों को उस खौफनाक रात की याद दिला देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात आज से करीब 25 साल पुरानी है, जब छोटे छोटे गांव में साधारण लोगों के पास कोई वाहन नहीं हुआ करते थे। उनको अगर पास के गांव या फिर शहर जाना होता था तो फिर वो बस से जाते थे या फिर चल कर जाते थे। 25 साल का वामन भी एक ऐसे ही छोटे गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार में था, जहां खेत में दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। वामन घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। उसके पिताजी चाहते थे कि वामन अपनी बंजर पड़ी खेती में अच्छे से खेती करके, जिससे साल भर के घर का खाने का इंतजाम हो जाए। लेकिन वामन की सोच कुछ अलग ही थी। वो इन सब खेती बाड़ी में फंस कर नहीं रहना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। वामन पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए उसके पिताजी पैसे नहीं भर सकते थे। इस वजह से 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। घर पर पैसों की कमी हो रही थी, इसलिए वामन ने पास वाले शहर जाकर किसी दुकान पर काम करने की सोची। अगले ही दिन वामन शहर गया और उसे खाद बीज और रसायन की बड़ी दुकान पर काम भी मिल गई। उसने उसके अगले ही दिन काम पर जाना शुरू किया। कुछ महीने तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। पैसे बचाने के लिए वामन रोज सुबह उसके गांव से बस 2 किलोमीटर दूर शहर के बीच के रास्ते में चलते हुए जाता था और शहर को उसके कुछ पहचान वाले लोगों के साथ चलते हुए रात को वापस घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना,
इंसान को उसका लालच कभी कभी उस पर भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वामन के साथ। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से खाद की दुकान पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी और दुकान में दिन का हिसाब किताब और माल चेक करने का काम बाकी रह जाता था। दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा ऐसा ऐलान किया, तो वामन तुरंत ही मान गया उस काम के लिए। वामन अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन फिर रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से चलकर घर जाना पड़ेगा। और उसमें उसने लोगों से ऐसी बहुत कहानियां सुनी थी कि उस रास्ते में बहुत लोगों ने कुछ अजीब देखा है। लेकिन अब उसने मालिक से काम करने के लिए हाँ कर दिया था और अब ऐन मौके पर वो उन्हें मना नहीं कर सकता। उसकी नौकरी भी तो जा सकती है। वामन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे सोच रहा था। फिर उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो रात को यहाँ का काम खत्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के आदमी के पास वो आज देर से आएगा ये अपने घर पर बताने के लिए कह दिया और काम पर जुट गया। वैसे भी जंगल आधा कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे। ये सब इंसान ही की करनी थे। फिर भी लोग उस जंगल में जाने से रात को पता नहीं क्यों डरते हैं। लेकिन वामन वहां से जाने की हिम्मत करने वाला था। वामन मन लगाकर अपना काम करता रहा और आखिरकार रात के 12 बजे तक उसका काम भी खत्म हो गया और वो अपनी टिफिन बैग हाथ में लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। आज जंगल की तरफ देख कर लग रहा था मानो वो कब से वामन को निकलने को तैयार ही बैठा था, बस उसका ही इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार कभी ना रुकने वाली रात कीड़ों की आवाजें जंगल के चारों ओर से आ रहे थे। बीच बीच में किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रहे थे, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज। जंगल के इस सन्नाटे को देखकर लग रहा था ये कोई तूफान के आने के पहले की शांति है। जंगल की ये रात कीड़ों की आवाजें वामन को अब बेचैन कर रहे थे। वामन भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चलता रहा और मन ही मन में उसने तय कर लिया कि वो कैसे भी करके आज बस घर पहुंच जाए। फिर कभी भी वो ऐसी रात वाली ड्यूटी कभी नहीं करेगा। खैर, वामन भगवान का नाम लेकर चलते ही जा रहा था। वो अब जंगल के बीचों बीच जहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वहां तक आ गया था। लेकिन अचानक ही साफ मौसम ने अपना रुख बदल दिया और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। आसमान लाल नजर आने लगा। हवाएं तेज चलने लगी। कुत्तों के रोने की आवाज और तेज हो गई, मानो ये बताना चाह रही हो कि वामन अब फंस चुका है। वामन डरकर वहां से भागता उससे पहले ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वामन ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने सोचा, इधर उधर देखा तो उसे एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रहे थे। वामन तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़े होते ही वामन को घुटन सी हो रहे थे। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था।
वामन का दम घुटने लगा। वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज में अटक गया। लेकिन वामन को ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से बहुत तकलीफ हो रहे थे, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण में और भी ज्यादा डर फैल गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। वामन को अब वहां रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहां से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया। तो वामन की भागने की गति और थोड़ी कम हो गई। वामन अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसके सामने एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखने लगी। वामन उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो एक आदमी उसे वहीं पर खड़ा दिखा। इतनी रात को यहाँ पर एक इंसान की मौजूदगी देखकर वामन की खुशी का ठिकाना न रहा और वो भागकर उसके पास गया। कौन हो आप और इतनी रात का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वामन ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। वामन ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। मैं सामने के गांव में रहता हूँ। आज काम से देरी हो गई मुझे घर जाने के लिए और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ? उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम वामन है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। शायद मैंने आपको अपने गांव में ही देखा होगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी भी उस आदमी का चेहरा शांत ही था। मैं अकेला ही जाता हूँ रोज यहाँ से गांव की तरफ। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा अजीब लगा। लेकिन वामन को भी साथ चाहिए था, इसलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने हाथ में लिया था, उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने बर्फ हाथ में ले लिया हो। वामन ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था ना, शायद इस वजह से हुआ होगा। उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया बारिश के बारे में, वामन ने कहा। वामन को भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। अब वामन को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रहे थे, उससे कई ज्यादा ठंड उसे उस आदमी के करीबी से लग रहे थे। इसलिए वो उससे थोड़ा दूर होकर चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामन ने पूछा। मेरा नाम है मोहन काले, मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। वामन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी किसी भी चीज में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी बात है, अब तो दोस्त बन गए, तो दोस्ती में तो फर्ज बनता ही है। मैं आपका काम करूंगा और आप मेरा काम करिएगा, बस ऐसे ही चलेगा और क्या। ठीक है, अब इस बात से मुकर मत जाना, मोहन ने जवाब दिया। हाँ दोस्त, बिल्कुल, मेरा पक्का वादा रहा।
वामन ने उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए कहा, लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने वापस से तुरंत छोड़ दिया। दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच रहे थे। पूरे रास्ते भर वामन उससे कुछ ना कुछ पूछता रहा, लेकिन मोहन उसका बस सर्द जवाब ही देता रहा। वामन ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे ही लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं, दूर खड़े। उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। वामन गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? वामन ने हैरानी से पूछा। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे थोड़ी देर? मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी बात, अब दोस्त किस काम के लिए हैं, बस लाओ अपना हाथ लाओ। इतना कहकर वामन ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। इससे पहले कि वो उसका पहला कदम अंदर लेकर आता, उससे पहले ही वामन के पिताजी ने उसके उस हाथ में, जिसने कि उससे मोहन का हाथ पकड़ा हुआ था, उस हाथ में अपनी लाठी मारी। और जैसे ही मोहन का हाथ वामन के हाथ से अलग हुआ, वामन के पिताजी ने उसे तुरंत ही गांव से अंदर की सीमा की ओर खींच लिया। वामन ने तुरंत ही अपने पिताजी से डांटते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बेचारा बीमार है, उसने मेरा हाथ पकड़ने को कहा था। इस पर वामन के पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? तुझे अंदाजा भी है तो भी क्या करने जा रहा था? तू नहीं जानता वो कौन है? वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है। वो इसी तलाश में है कि गांव का कोई आदमी उसे अपने साथ उसे गांव के अंदर ले आए। तू नहीं जानता मोहन को? वो मोहन जो अब अपने खेत के साथ चलकर मर गया था, तू नहीं जानता उसे? ये सुनकर वामन को सब कुछ याद आ गया। उसे समझ आ गया कि मोहन कौन है। और फिर उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसकने सी लगी। उसे बहुत डर लगने लगा और डर के मारे वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग दर्द के मारे फटे जा रहा था। उसने गांव की सीमा के बाहर की ओर देखा तो मोहन वहां से गायब था, जिसके बाद उसके पिताजी उसे वहां से घर ले आए और फिर उसे बताया, तू जो करने जा रहा था उससे गांव का सर्वनाश हो जाता। तू नहीं जानता कि वो आत्मा कितनी ही शक्तिशाली है और वो कितनी बुरी आत्मा है, तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। उस दिन के बाद से वामन ने वो शहर की दुकान का काम छोड़ दिया और खेती बाड़ी में जुट गया।